नमस्ते। हेलो डियर स्कॉलर्स, आज के इस वीडियो प्रोग्राम में आप सभी का सादर अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्वालिटी क्राइटेरिया इन क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, अर्थात गुणात्मक शोध के गुणवत्ता मापदंड कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर हम अपनी गुणात्मक शोधों की क्वालिटी को यानी कि उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सामान्यतः हम कुछ क्राइटेरियाज की बात करते हैं, जिसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे जो मापदंड होते हैं वह उपस्थित होते हैं। लेकिन जब हम गुणात्मक शोध की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी को डिटरमाइन करने वाले जो क्राइटेरिया हैं, गुणवत्ता का निर्धारण करने वाले जो मानदंड हैं, उनको डिसाइड करना, उनका निर्धारण करना एक बहुत ही कठिन और समस्यात्मक कार्य प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि हम दोनों शोध का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो प्रोसेस होती है वह कैसी होती है, वह इंडक्टिव होती है, इंटरप्रेटिव होती है और फ्लेक्सिबल होती है। वह क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की तरह एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो हम वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल बनाते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो शब्दों में होता है, नंबर्स में नहीं होता है। कोई ऐसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम वहाँ पर नहीं करते हैं जिससे कि हमें नंबर्स में जो रिजल्ट है वो मिले और उसके आधार पर हम अपनी गुणात्मक शोध की क्रेडिबिलिटी को, रिलायबिलिटी को और वैलिडिटी को बढ़ाएं या सुनिश्चित उस प्रकार से कर सके जैसा कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में करते हैं। लेकिन फिर भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्वालिटेटिव रिसर्चेज में लिंकोलिन एंड गुबा नामक सोशल साइंटिस्ट ने क्वालिटेटिव रिसर्चेज के लिए निम्नलिखित 4 क्राइटेरियाज का निर्धारण किया है। कौन कौन से हैं वो क्राइटेरियाज? आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। पहला जो क्वालिटी क्राइटेरिया है जिसकी चर्चा करना गुणात्मक शोधों के लिए आवश्यक हो जाता है वह होता है क्रेडिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विश्वसनीयता या जिसे हम कहते हैं सत्यता। क्रेडिबिलिटी का अर्थ ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट द रिसर्च फाइंडिंग्स आर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल टू अदर्स, मतलब किस सीमा तक हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स सत्य के लायक है, भरोसे के लायक है, कितनी ओरिजिनल है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि रिसर्चर कितनी सत्यता के साथ अपनी फाइंडिंग्स पर भरोसा कर सकता है। ठीक है, किस सीमा तक रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग को प्लॉजिबली प्रस्तुत कर सकता है, मतलब उसके जो रिजल्ट हैं वो कैसे हैं, प्लॉजिबल रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट है, उसने पार्टिसिपेंट्स के ओरिजिनल व्यूज का सही से इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? कि उसने डेटा सही से कलेक्ट किया हुआ है और साथ ही साथ कलेक्टेड डेटा का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। तभी तो ट्रस्टवर्दीनेस या जो हम क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो डिटरमाइन होगी। यदि डेटा सही से कलेक्ट नहीं किया गया होगा और डेटा का एनालिसिस सही से नहीं किया गया होगा तो उस रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि किस सीमा तक रिसर्च फाइंडिंग्स एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। और उसका निर्धारण करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि डेटा का कलेक्शन कितनी सत्यता के साथ किया गया है और डेटा एनालिसिस कितनी सत्यता और कितना एक्यूरेटली किया गया है। अब ये तो थी क्राइटेरिया की बात, क्योंकि हम क्राइटेरिया को बढ़ाने की भी बात करेंगे। भाई, क्राइटेरिया तो हमको पता है कि क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता या सत्यता। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम गुणात्मक शोधों की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब गुणात्मक शोधों की सत्यता को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली टेक्निक आती है जिसे रिसर्चर अडॉप्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर रिसर्च, वह होती है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ट्रायंगुलेशन में 4 प्रकार का ट्रायंगुलेशन होता है, आपको याद होगा। सबसे पहला कौन सा होता है? डेटा ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन और थ्योरी ट्रायंगुलेशन। एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डेटा ट्रायंगुलेशन मतलब डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, टाइम और स्पेस के अंतर्गत की जो हमने बात की थी पहले। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन में एक से अधिक रिसर्चर इन्वॉल्व होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए।
मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब एक से अधिक मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और जो थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन होता है उसमें जो आपका टॉपिक है, जो आपकी रिसर्च है, उसको डिफरेंट थ्योरेटिकल एंगल से, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से परसीव किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, एक तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम ट्रायंगुलेशन नामक टेक्निक का यूज करते हैं तो जो डेटा की क्रेडिबिलिटी है ना, डेटा की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो जब डेटा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो इससे हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाती हैं, ज़्यादा रिलायबल हो जाती हैं। ठीक, दूसरी जो टेक्निक आती है उसका नाम है प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट। प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट का अर्थ है रिसर्चर द्वारा उस रिसर्च फील्ड में सफिशिएंट टाइम को इन्वेस्ट करना, मतलब वहाँ पर काफ़ी समय तक रहकर डेटा को कलेक्ट करना। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है जिससे रिसर्चर उस रिसर्च फील्ड में रहकर डेटा को कलेक्ट करने के पहले उन पार्टिसिपेंट से एक रैपो स्टैब्लिश कर पाए। भाई रैपो स्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। जब तक हम उन पार्टिसिपेंट्स के साथ में एक रैपो स्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक अच्छा अंतर संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट का अर्थ है कि फील्ड में रह करके सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करके हमें पार्टिसिपेंट्स के साथ रेपो स्टैब्लिश करना है, जिससे कि हम जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगा पाएँ, है ना, जो इन्फॉर्मेशन छूट गई है। क्योंकि रेपो स्टैब्लिश होगी तो हमें पता चलेगा कि क्या बात को ये झूठ कह रहे हैं या क्या बात को सच कह रहे हैं। ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम दोबारा भी उनसे पूछताछ या इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी टेक्निक होती है यह होती है प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। तीसरी जो टेक्निक आती है उसका नाम है मेंबर चेकिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेंबर चेकिंग मीन्स डेटा की एक्यूरेटनेस को और डेटा की रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है। किसके थ्रू? मेंबर्स के थ्रू। कौन मेंबर्स? वो पार्टिसिपेंट जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि मेंबर चेकिंग एक पार्टिसिपेंट वेरिफिकेशन की या पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह जाना जाता है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स कितनी एक्यूरेट हैं और कितनी ओरिजिनल है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है जो डेटा की स्ट्रांगनेस है, जो मजबूती है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है डेटा को। क्यों? क्योंकि देखिए रिसर्चर डेटा को एक अपने अलग तरह के पर्सपेक्टिव से देखता है, अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे डेटा को अलग तरीके से परसीव करते हैं। उनके द्वारा जो कहे गए व्यूज हैं उनका इंटरप्रिटेशन वो अलग तरीके से करते हैं। तो इसीलिए मेंबर चेकिंग के अंतर्गत रिसर्चर क्या करता है? रिसर्चर कुछ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को, है ना, जो इंटरव्यू उसने लिया है पार्टिसिपेंट से, जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, उस लिखित इंटरव्यू की एक एक कॉपी को उन पार्टिसिपेंट्स को दे देता है और उनसे कहता है कि आप इन्हें देखिए और आप अपने अनुसार इनका रिव्यू करके इस जानकारी में कुछ जानकारी आपको यदि एडिट करनी है, उसमें कुछ ऐड करना है या हटाना है, उसको आप अपने व्यू अनुसार, है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वह यह भी करता है कि अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स की समरी को या तो ब्रीफ समरी दे सकता है या पूरी जो होल फाइंडिंग्स हैं उनको भी वह मेंबर्स के साथ यानी कि पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करता है, जिससे कि वे उस कलेक्टेड डेटा की या उस रिसर्च फाइंडिंग्स की एक्यूरेटनेस का पता लगाते हैं, जिससे कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे उन रिसर्च फाइंडिंग्स की या जो कलेक्टेड डेटा जो कि ट्रांसक्रिप्ट के रूप में दी गई थी उनको वह अपने सुविधानुसार अपने व्यूज के अकॉर्डिंग उन्हें एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टेक्निक्स की जो बात की है वो किसके अंतर्गत की है? क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता के लिए रिसर्चर इन 3 टेक्निक्स की सहायता से अपनी गुणात्मक शोध की क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। दूसरा जो क्राइटेरिया आता है उसका नाम है ट्रांसफरेबिलिटी, जिसे स्थानांतरणीयता कहते हैं। इस ट्रांसफरेबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के एक्सटर्नल वैलिडिटी के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो क्या होती है कि सैंपल से प्राप्त रिजल्ट को हम किस सीमा तक पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफरेबिलिटी है उसका अर्थ ये है कि किस सीमा तक रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ अप्लाई कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है।
तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो टॉपिक आपका सेम है, रिसर्च आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कर रहे हैं, लेकिन यदि वह रिसर्च दूसरी परिस्थिति में की जाए, मतलब वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है या वहाँ की सिचुएशन जो है या जिसे आप माहौल कहते हैं या परिस्थिति कहते हैं, वे डिफरेंट हो जाती हैं और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ जब आप करते हैं तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि तब जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो आपके रिसर्चेज की हैं वे अन्य दूसरे वाले कॉन्टेक्स्ट के साथ में किस तरह से मैच करती हैं या कितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पाती हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक होती है? इस ट्रांसफरेबिलिटी नामक क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए किसी पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ रिसर्चर नहीं करता है। इसके लिए रिसर्चर द्वारा केवल थिक डिस्क्रिप्शन नामक टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। थिक डिस्क्रिप्शन का अर्थ ये होता है कि यहाँ शोधकर्ता के लिए आवश्यक यह है कि वह केवल पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस को और उनके बिहेवियर का ही सही से इंटरप्रिटेशन ना करे अपने रिसर्च फाइंडिंग्स में, साथ ही साथ जिस सिचुएशन में, जिस कॉन्टेक्स्ट में वे बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस आए हैं, अमर्ज हुए हैं, उसका बहुत अच्छे से, बहुत सटीक ढंग से थिक डिस्क्रिप्शन रिसर्चर द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे वह जो बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस हैं वे आउटसाइडर रीडर्स के लिए मीनिंगफुल हो सके। क्योंकि बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस यदि परिस्थिति का जिक्र हम नहीं करेंगे, कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग का हम जिक्र नहीं करेंगे, तो वे यूजलेस हैं, है ना। कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किस सिचुएशन में किस तरीके का अनुभव कर रहा है या वह किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो डिपेंड करता है उस वक्त परिस्थिति किस प्रकार की है। ठीक, तो एक तो टेक्निक ये है थिक डिस्क्रिप्शन। दूसरा इसमें रिसर्चर कर सकता है कि जो आपका रिव्यू लिटरेचर होता है, जो आपकी पहले की जो रिसर्चेस होती हैं, बैकग्राउंड रिसर्चेस होती हैं, जो लिटरेचर आपके पास मौजूद होता है, उसके साथ में कंपेयर करता है अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को कि मेरे जैसी समान रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स से कितना मैच करते हैं या कितना अपोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लग जाता है रिसर्चर को कि मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स किस सीमा तक डिफरेंट अदर रिसर्चेस के साथ में ट्रांसफरेबल हैं या नहीं है। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है उसका नाम होता है डिपेंडेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्भरता। हम निर्भरता की किस पर बात कर रहे हैं? उस कॉन्टेक्स्ट पर निर्भरता की बात कर रहे हैं। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके आधार पर जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं वे पूरी तरह से उस कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट से हमारी फाइंडिंग्स जनरेट हुई हैं उसके साथ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। उससे अलग जाकर के हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वे अराइज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए रिसर्चर बेसिकली जो टेक्निक्स अडॉप्ट करता है वे टेक्निक्स होती हैं, सबसे पहला होता है सैचुरेशन और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल या एमर्जेंट रिसर्च डिजाइन। पहले जो टेक्निक होती है सैचुरेशन, इसका अर्थ यह है कि यहां पर रिसर्चर तब तक बार बार डेटा कलेक्ट करता रहता है, जिसे हम कहते हैं इटरेटिव डेटा कलेक्शन एंड डेटा बार बार एनालाइज करता है, मतलब इटरेटिव डेटा एनालिसिस, जब तक कि उसे सैचुरेटेड डेटा ना मिल जाए। मतलब इतना प्लेंटी ऑफ डेटा उसके पास अवेलेबल हो जाए जिससे जब वह एनालाइज करने के दौरान थीम्स को जनरेट करता है कि थीम्स जनरेट होना ही बंद हो जाए, है ना। तो सैचुरेशन का अर्थ क्या हुआ? बार बार डेटा को कलेक्ट करना, बार बार डेटा को एनालाइज करना, जिससे डेटा एनालिसिस के दौरान थीम्स का जनरेट होना बंद हो जाए। मतलब कॉन्टेक्स्ट से संबंधित, सिचुएशन से संबंधित पूरी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो अब रिसर्चर के पास अवेलेबल है, उसके पास उपलब्ध है। दूसरी जो हमने टेक्निक की बात की वो हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल या एमर्जेंट रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्चेज में डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिसर्चर इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है जिसके अंतर्गत वह किसी फिक्स्ड माइंड से फील्ड में नहीं जाता। मान लीजिए यदि आपने पहले एक डिज़ाइन ये सोचा कि मैं उस फील्ड में जाकर या उस स्कूल में, मान लीजिए आप यदि किसी स्कूल की केस स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर आपने जाकर ये सोचा कि मैं एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करूँगी या करूँगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन से जो डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह आपको नहीं मिल पा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने रिसर्च डिज़ाइन को परिस्थितिगत कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप फोकस ग्रुप डिस्कशन के साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी रिसर्च की जो कॉन्टेक्स्ट पर निर्भरता होती है, जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेबिलिटी होती है, वह बढ़ जाती है। हम बार बार देख रहे होंगे कि हर क्राइटेरिया में हम कॉन्टेक्स्ट का जिक्र जरूर कर रहे हैं।
क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गुणात्मक शोधों के अंदर। कोई व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कैसे उसके व्यूज़ आ रहे हैं, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों को किस तरह से वह इंटरप्रेट कर रहा है, यह सब निर्भर करता है किसके ऊपर? उस परिस्थिति के ऊपर, उस माहौल के ऊपर, उस पर्यावरण के ऊपर। इस डिपेंडेबिलिटी नामक क्राइटेरिया को हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के रिलायबिलिटी नामक क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में? कि हम जो है बार बार यदि रिसर्च को अप्लाई करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वे कितने कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स ओवर टाइम, क्योंकि यदि कॉन्टेक्स्ट से कंसिस्टेंसी है फाइंडिंग्स की तो वे फाइंडिंग्स जो है परिवर्तनशील ज़्यादा नहीं होते हैं। यदि आप कुछ समय बाद उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पर उस रिसर्च को दोबारा कंडक्ट करते हैं तो फाइंडिंग्स के मोर और लेस सेम आने की संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडेड है, कॉन्टेक्स्ट का सही तरह से डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, सही तरह से परिस्थितिगत जो है डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम गुणात्मक शोध में जो डिपेंडेबिलिटी होती है या निर्भरता नामक जो एक गुणवत्ता मापदंड होता है उसे बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो क्वालिटी क्राइटेरिया आता है उसका नाम होता है कन्फर्मेबिलिटी, जिसे निश्चितता कहा जाता है। अब यहाँ पर कन्फर्मेबिलिटी का अर्थ क्या है? देखिए, थोड़ा सा सारी चीज़ें कुछ मोर और लेस सिमिलर लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट की, पार्टिसिपेंट्स की तो बात हम हर जगह करेंगे, लेकिन उसके अलावा कौन सा ऐसा दूसरा फैक्टर है जिसे मोर एम्फेसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जिस फैक्टर को एम्फेसाइज किया जा रहा है वह है रिसर्चर का बायस, है ना। रिसर्चर किसी तरह से फाइंडिंग्स को अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से चेंज ना कर दे या किसी तरह के बायसेस उसकी फाइंडिंग्स में रिफ्लेक्ट ना हो। तो यहां पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कन्फर्मेबिलिटी का अर्थ ये है कि रिसर्च फाइंडिंग्स किस सीमा तक रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स और उस कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग्स पर आधारित है, ना कि रिसर्चर के बायसेस पर। इसका अर्थ यह है कि कॉन्टेक्स्ट और पार्टिसिपेंट्स पर डेटा की निर्भरता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी भी इसी आधार पर निश्चित की जानी चाहिए और डेटा रिलायबल भी होना चाहिए। लेकिन जब हम चौथे क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इन सब के साथ यदि रिसर्चर का बायस उसके साथ मिला हुआ है तो वह पहले 3 क्राइटेरिया को तो फुलफिल करेगा, लेकिन जो 4th क्राइटेरिया है कन्फर्मेबिलिटी उसे फुलफिल नहीं कर पाएगी हमारी रिसर्च। तो इसीलिए कन्फर्मेबिलिटी का अर्थ यह है कि रिसर्चर के बायसेस को दूर रखना, उन्हें अवॉइड करना। तो इसके लिए रिसर्चर मेन रूप से 2 टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकता है। पहली जो टेक्निक होती है उसका नाम है पीयर डीब्रीफिंग। पीयर डीब्रीफिंग में रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को किसी अन्य क्वालिफाइड पीयर रिसर्चर के साथ डिस्कस करता है ना। जो दूसरा उसका कोई पीयर रिसर्चर है, कोई साथी है, उसके साथ वह डिस्कस करता है, जिससे उसे यह पता चल जाता है कि कहीं उसके बायसेस का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स में तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि हो रहा है तो फिर क्रेडिबिलिटी पर, डिपेंडेबिलिटी पर और ट्रांसफरेबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए इस निश्चितता या कन्फर्मेबिलिटी नामक क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए पीयर डीब्रीफिंग की जाती है, जिसके अंतर्गत रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को अपने साथियों के साथ, अपने पीयर रिसर्चर के साथ डिस्कस करता है और उसकी सहायता से जो कुछ बायसेस होते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। दूसरी इसमें टेक्निक होती है वह होती है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि इसमें रिसर्चर रिसर्च की शुरुआत से लेकर, उसके प्रोग्रेस से लेकर और फाइंडिंग्स के रिपोर्ट तक पूरी की पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं उनका सारा ब्यौरा वह लिखित रूप में तैयार करता है। इसे हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का अर्थ क्या हुआ कि रिसर्चर के पास एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसमें वह ट्रांसपेरेंटली रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण स्टेप्स का ब्यौरा रखता है, जिससे कंफर्मेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके पास वो सबूत है, वो एविडेंसेस है, उसने जो डेटा कलेक्ट किया है, किस तरह से इंटरव्यू लिया है, कैसे ऑब्जर्वेशन लिया है, क्यों उसको दोबारा इंटरव्यू करने की आवश्यकता पड़ी फोकस ग्रुप डिस्कशन के अलावा। जब सारी चीज़ का
डिटेल उस ऑडिट ट्रेल के अंदर दिया गया होता है, तो वहां पर इस स्थिति में जो बायसेस होती हैं उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन 4 क्राइटेरिया के द्वारा, इन 4 गुणवत्ता मानदंडों के द्वारा हम क्वालिटेटिव रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।